Hello, welcome to all in my physics class. And my name is Sanjay Yadav. And today we will discuss a very special topic: find tension in the string of the pendulum. हमारा जो आज का टॉपिक जो है वो ये रहेगा कि यहाँ पे अगर हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम आपका ऐसा ठीक है रहता है, यानी कि उसका जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का एक फर्स्ट एंड यहाँ पे फिक्स होता है एंड सेकेंड एंड से एक छोटा सा बॉब को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, यही तो होता है पेंडुलम। ठीक, अगर सपोज मान लेते हैं कि ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम के लास्ट में जो एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड है, ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल के फॉर्म में होता है, सॉलिड स्फीयर। अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको चार्ज दे देते हैं। इस छोटे से जो ये हमारा पेंडुलम है जो नीचे सस्पेंड है, स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर, इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा अमाउंट में चार्ज दे देते हैं। अगर हम चार्ज दे देंगे, ठीक है, और इसी पेंडुलम को हम कहाँ पे रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तब जो मास सस्पेंडेड है, जो स्फेरिकल सरफेस है, जो सॉलिड कंडक्टर है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, हमें ये समझना है। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या है, जो अगले हर नेक्स्ट ईयर में नीट में हो या आईआईटी में हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक स्पेशल है, खास है, इम्पॉर्टेंट है। तो हम उसी बात पे यहाँ पे उसी टॉपिक पे यहाँ पे आज पहले तो हम उसका डेरिवेशन समझेंगे, फिर इसके बाद में उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है फाइंड टेंशन in the string of pendulum and angle with 8 max। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे पेंडुलम की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पेंडुलम सीखा हुआ है, जाना हुआ है, जानते हैं पेंडुलम क्या होता है। उसी पे न्यूमेरिकल बेस होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं, थोड़ा समझना है, आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है टॉपिक में। देखो, अगर हम बात करते हैं पेंडुलम की, तो पेंडुलम क्या होता है बेटा? यहाँ पे पेंडुलम हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि एक उसका जो एक स्ट्रिंग होती है जिसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, और सेकेंड एंड पॉइंट से क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हैं, या हम कहें बॉब को सस्पेंड करते हैं। ये हमारा बॉब हो गया, सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है। अब क्या होता है, हमें पता है कि सपोज मान लेते हैं इसका मास कितना है, m है। इसका मास क्या है? m है। अब अगर इसी पेंडुलम को हम कहां पे पुट करें, अगर इसी पेंडुलम को हम उठाकर कहां पे रखें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले एक चीज जरा समझ लेते हैं। अगर हम क्या कह रहे हैं कि ये पेंडुलम है और ये कैसा है बेटा, ये हमारा मेटल का स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉलिड भी ले सकते हैं, हॉलो भी ले सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इस पेंडुलम की इस मेटल के बॉब को क्या करते हैं, इसको कुछ अमाउंट में चार्ज देते हैं। सपोज हमने इसको कितना दिया चार्ज, क्यू चार्ज दिया। तो जैसे हम इसको क्यू चार्ज देंगे तो ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना टोटल अमाउंट होगा, क्यू चार्ज होगा इस पे। अब इसी क्यू चार्ज को क्या करेंगे, उठाएंगे, सॉरी इसी पेंडुलम को उठाएंगे। इस पूरे पेंडुलम को कहां पे उठा के रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, कैसे? मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा पेंडुलम है और अभी इसका जो पोजीशन है कुछ ऐसा रहता है हमारे पास पेंडुलम का। इसको हम एक काम करते हैं, सेम हाइट पे डिनोट करते हैं, ये है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट कर रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन है जो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब क्या है, ये हमारे पास प्लस, ये हमारा पेंडुलम है जिस पे कोई चार्ज प्लस क्यू है यहाँ पे, इस पे चार्ज स्टोर्ड है। अब जैसे हम इसको इसको रखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पेंडुलम बॉब पे या स्फेरिकल कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे ही इस पे क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे लगेगा फोर्स, और फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, कैसे, एक चीज और जरा समझ लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज मान लेते हैं एक चार्ज कितना है, Q1 है, और अनदर चार्ज है Q2 है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि ये इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेंगे, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मान, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक। तो जब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अब इसमें क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, इसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब अगर ऐसा ही हम यहां पे एज्यूम करें कि यहां पे सपोज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं से किसी जगह से तो आ रही होगी ना, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहां से, पॉजिटिव चार्ज से राइज होती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड राइज होती हैं। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन कुछ ये होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इस पे फोर्स लगेगा तब इसका जो पोजीशन होगा, इस पोजीशन से ये पेंडुलम शिफ्ट हो जाएगा कुछ ये, कितना शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहां पे था और शिफ्ट कैसा हो गया, ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक। किस वजह शिफ्ट हुआ, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब फोर्स लगेगा तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जब ये इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में, पेंडुलम के इस स्ट्रिंग में एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स ये डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अगर इसका सपोज ये हमारे पास बॉब है या सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मास m था, तो इस पे एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, वेट लगेगा, क्या लगेगा, वेट लगेगा, जाहिर सी बात है, इसका अगर कुछ मास है तो वेट तो नीचे काम करेगा हमेशा, तो यहां पे इसका वेट क्या होगा, mg हो जाएगा। अब एक चीज जरा हम समझते हैं, अगर ये पेंडुलम है, जैसे ही यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पेंडुलम को रखते हैं तो ये बॉब इस जगह से इस जगह पे शिफ्ट हो जाता है, तब ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से मान लेते हैं थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। और अगर हम यहाँ पे एज्यूम देखें गौर से तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो ये अगर एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है, हम लोग मैथ खूब लगाई हुई है। तो अगर ये होगा तो अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे हमने
इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो इस टेंशन का कंपोनेंट लेंगे नहीं लेंगे, इस टेंशन टी का कंपोनेंट लेंगे। एक तो भाई जिस डायरेक्शन में जहां जिससे एंगल बनना होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, टी कॉस थीटा, और जिस पे एंगल नहीं बनेगा उस पे क्या होगा, टी साइन थीटा। तो क्या जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट कर दिए हैं, क्या ऐसे ही टेंशन के यहाँ पे कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा। ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी चीज है। हम लोग बहुत सारी में 11th में क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, 10th में भी लगाए हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 9th में भी लगाए हैं। सिंपल चीजें हैं, कंपाउंड करना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो, ये है टी कॉस थीटा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा। अगर इसका एफ बी डी देखें, सिर्फ एफ बी डी की बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस फ्री डायग्राम में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा लग रहा है। कितना लग रहा है, टी कॉस थीटा लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है जो कि mg है, वेट है। लेफ्ट साइड पे क्या लग रहा है, टी साइन थीटा कंपोनेंट, और राइट साइड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये एक दूसरे को सभी क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे लगाएंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन लगा देंगे। तो इन दो सभी को हम बैलेंस कर देते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे टी साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे एफ ई किसके इक्वल आ रहा है, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब देखो, ये वर्टिकल फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो यहाँ पे टी कॉस थीटा और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास mg, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये ऊपर डायरेक्शन लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को, तो ये आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सेकेंड से कर लें, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर लेते हैं, करेंगे। तो अगर हम करेंगे, देखो अगर सीधे सीधे हम यहीं पे करते हैं तो t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, एफ ई अपॉन एम जी, यहाँ पे क्या बचेगा, एफ ए अपॉन एम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट, ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होके निकल के आ गया ये, ठीक है। अब अगर ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि टेंशन निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन कहाँ है टेंशन की, देखो अगर यहाँ पे बात करें, ये जो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन अराइज हो रहा है, ठीक है, लग रहा है, निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन राइट है ना, इस फर्स्ट टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, तो साइन थीटा को उठा के कहाँ पे रखेंगे, एफ ई के नीचे। इसको नीचे वाले इक्वेशन को भूल जाओ, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को याद रखो। साइन थीटा को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे नीचे इसके। तो यहाँ से हम कर लेंगे एफ ई अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस इसको इसके नीचे लेके आना है, निकाल लिया। अब यहां से भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये आ गई, ठीक। अगर एंगल निकालना है, अगर एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, ये, तो कौन सा इक्वेशन रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, ये रखेंगे। और अगर हमें यहाँ पे इस स्ट्रिंग में, पेंडुलम की इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्स के टर्म्स में, देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले में फोर्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं दिया है, कुछ और दिया है, क्या दे सकता है, देखते हैं। अगर इसको हम इस टर्म्स को चेंज करना चाहें तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, तो हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में यूनिट डिस्चार्ज, ये पता है हमें। तो क्या यहां से हम एफ ई, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई,
तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, ये कर लेते हैं। यूनिट चार्ज क्यू नॉट होता है तो वहाँ क्यू राइट कर लेते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिया है, क्यू लिया है, तो क्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या निकल के आ गया हमारे पास, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो क्या जहां पे एफ ई राइट है उस जगह पे ई इंटू क्यू राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले से पता है, तो रख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर Q को पहले राइट करना चाहते हैं तो राइट कर लेते हैं, क्यू ई अपॉन एम जी आ जाएगा यहाँ से। और ऐसे ही यहाँ पे भी राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू ई अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर फोर्स नहीं दिया है, ये टर्म्स दिए हुए हैं, तो हम एंगल निकाल सकते हैं, राइज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी फोर्स नहीं दिया है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स नहीं दिया है, तो क्यू ई के टर्म्स में हम ऐसे राइट कर लेंगे और टेंशन निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मैं दोबारा ड्राइव कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन है, सबसे पहले हमें भी एफ बी डी बनाना सीखना पड़ेगा। एफ बी डी बनाने के बाद में इसको बैलेंस कर देना है, ऐसे इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा। ये करने के बाद में एफ ई, यहाँ पे एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में यूनिट चार्ज, ठीक है। तो उस यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसको रखेंगे एफ ई की जगह पे रिप्लेस कर देंगे और आ जाएगा क्यू ई। तो ये ऐसे करके हम यहाँ से ये फॉर्मूले ड्रॉ कर लेते हैं, ये और ये बना लेते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे राइट किया था, क्या राइट किया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या था, एक पेंडुलम था और उसको कहाँ पे रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। एक पेंडुलम था जो कि चार्ज था और उसको कहां पे रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। तब वो पेंडुलम का जो सॉलिड कंडक्टर स्फीयर अपनी जगह से शिफ्ट होगा आगे ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, शिफ्ट होगा, फोर्स लगेगा उस पर। तब उस कंडीशन में हम ये इक्वेशन ऐसे ड्रा कर लेते हैं। पर अगर यहां पे हमने आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारा पेंडुलम है जिसके एक ही सिंगल पॉइंट से दो पेंडुलम को सस्पेंड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, दो पेंडुलम्स को सस्पेंड किया जा रहा है। अब इन पेंडुलम की जो लेंथ है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, और इसका जो मास है एम है, इसका भी मास एम है, नहीं इसका भी मास एम है। तो हम कहते हैं कि जितना चार्ज सपोज इसमें Q है, सेम अमाउंट में चार्ज इसमें भी कितना है, Q है, प्लस Q। तो आप एक चीज बताओ जरा मुझे यहाँ पे, कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज इस वाले बॉब पे है, सॉलिड स्फीयर पे है क्या, और सेम चार्ज का अमाउंट इस वाले में भी है, सेम मास दोनों का भी सेम है, तो ऑलमोस्ट दोनों क्या है, दूसरे आइडेंटिकल हैं, जैसे ही हैं। तो अब यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? जाहिर सी बात है, सभी को पता है, आप लोगों को पता है क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स जब लगेगा तो ये दोनों पेंडुलम की जो पोजीशन है, अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर कैसे पहुंच जाएंगे, एक इधर पहुंच जाएगा और दूसरा कहां पे पहुंच जाएगा, एक इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन लगाएगा, और ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तब उस कंडीशन में अगर बात करें तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, और अगर यहाँ पे एंगल थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा, और इस पे जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, इसके थ्रू इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
और इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगा है Fe। ठीक है, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल स्फीयर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसका अगर मास, हमने इस स्फीयर का मास मान लिया m है, तो इस स्फीयर का जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और वेट किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगा दिया। अब ये हमारा क्या है, फोर्स लग रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, देखो ठीक है ना, किसी एंगल पे एक फोर्स लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो कंपोनेंट अगर इसका हम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। तो अब देखो, अगर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, सीधी सी बात से दो पेंडुलम है, ठीक है, जो एक सिंगल पॉइंट से सस्पेंड है, दो मासेस हैं जो सिंगल पॉइंट से सस्पेंड है, तब सेम इक्वेशन जो यही जो इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन रही थी, देखो टी कॉस थीटा यहाँ पे था, टी कॉस थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे mg था नीचे डाउन डायरेक्शन में, mg यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे टी साइन थीटा है, यहाँ पे भी टी साइन थीटा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है। तो क्या सेम इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएगी, यही सेम इक्वेशन इसके लिए भी ड्रॉ हो सकती है, नहीं हो सकती है, होगी या नहीं होगी, होंगी। ठीक है, सेम वही इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पे इसमें इक्वेशन ड्रॉ की है, ये आई। अगर हम सेम ऐसी को भी इक्वल करेंगे, इक्वेशन इक्वल करेंगे और शॉर्ट आउट करेंगे, निकालेंगे, तो सेम यही इक्वेशंस आ जाएंगी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे क्वेश्चन ऐसा आ जाए इलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, और चाहे ऐसा आ जाए जिसमें दो पेंडुलम हो, एक ये है दूसरा ये, जो एक सिंगल पॉइंट से सस्पेंड है, तो दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा इक्वेशन, इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। अब इस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल, जो आपके नीट में और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले हमें याद नहीं रखने हैं, क्या करना है हमें, फॉर्मूले, और जितना हो सके इक्वेशन को बार बार सॉल्व करो, इक्वेशन याद हो जाती है हमें। फॉर्मूले हम कहाँ तक, इक्वेशन से हम अलग फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, मतलब उसी से हम चेंज करके ड्राइव कर सकते हैं, डिफरेंट जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, नीट में दिया हुआ है 2016 में, कहा गया है कि एक पेंडुलम है, जिसका मास है 80 मिलीग्राम, और इसमें जो चार्ज है वो है 4 × 10⁻⁻8 कूलम। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इस पेंडुलम को हम कहाँ पे रख रहे हैं, इस पेंडुलम को हम रख रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया। अब इस पेंडुलम को हमने उठा के कहाँ पे रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी पेंडुलम उठाया और कहाँ पर रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सपोज इसको और बना, अब जब इस पे रखेंगे तो ये अपनी जगह पे ना हो रहे के किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा मास है, यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच जाएगा। तब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमें फाइंड आउट करना है, और कह रहा है कि एंगल भी फाइंड आउट करिए। दोनों चीजें हमें फाइंड आउट, शॉर्ट आउट करने हैं। तो और बस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है उस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 20,000 वोल्ट पर मीटर, ये दिया हुआ है
इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा गया इतना चार्ज इस पेंडुलम को। तब हमें क्या निकालना है, पहला फाइंड आउट करना है टेंशन निकालना है हमें, स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है, ठीक है। और दूसरा एंगल कि जो हमारा ये जो एंगल है कितना एंगल बनाएगा, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो हमने इक्वेशन क्या राइट की हुई थी, साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, ये निकल के आया था, और एम जी, ठीक, ये निकल गया। तो यहाँ पे हम एफ ई को हम क्या राइट कर सकते हैं, क्यू ई राइट कर सकते हैं, और एम जी हो जाएगा इस जगह पे, ये तो बताया था मैंने, ठीक। अब tan थीटा, अब क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू अब यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे, क्यू ई और एम मास। तो क्यू की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे, तो क्यू की वैल्यू कितनी रखी है, 4 × 10⁻⁸ कूलम, 4 × 10⁻⁸ कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड 20,000 वोल्ट पर मीटर। मास कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, देखो दिया नहीं दिया है, 80 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 80 राइट करेंगे। और एक चीज और देखो यहाँ पे, ये किस में दिया, मिलीग्राम में दिया हुआ है। तो मिलीग्राम में दिया है तो सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्राम से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है, ऐसा यूनिट लेना है। तो इसको पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। अब ग्राम को किलोग्राम में 10 फिर से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल 10⁻³ और 10⁻³ कितना हो गया, 10⁻⁶, और ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। अब ठीक, अब लास्ट क्या बचा हमारे पास, ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 10। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ पे 10⁻⁶, 10⁻⁶ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 आ जाएगा। अब ये जीरो 2 जीरो यहाँ से गए, ये गए 2 जीरो चले जाएंगे। यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे कितने हैं, +2, -2 +2, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा सिर्फ कितना, 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब बताओ tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, कितनी किसकी वैल्यू होती है, tan 45, कितनी की, tan 45। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। तो यानी कि जब हम पेंडुलम को, जिसका चार्ज ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तब वो पेंडुलम का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यहां से 45 डिग्री बनेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टेंशन पूछा गया। टेंशन के लिए हमने क्वेश्चन आपको क्या बताई है, बताइए जरा, आप ही बताइए, याद है कि नहीं याद है, याद होनी चाहिए। क्या होगा, सब चीज हम ही याद कर लें, देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इक्वेशन क्या हमने सेकेंड इक्वेशन पे क्या बताई थी कि T इज इक्वल टू एफ ई अपॉन में साइन थीटा। तो एफ ई की वैल्यू, एफ ई की जगह पे क्यू ई अपॉन में साइन थीटा। तो क्यू की वैल्यू 4 × 10⁻⁸ कूलम, और ई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 20,000, क्या रखेंगे, 20,000 दिया हुआ है ई की वैल्यू। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा यानी 45, ये राइट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 0 प्लस के 4 जीरो हैं, और यहाँ पे माइनस का 8 है। तो माइनस का 8 और ये प्लस का 4 कितना होगा, आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2,
तो √2 किधर पहुंच जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे ये लिखा है 8√2। यहाँ पे कितना बचा था 10⁻⁻4, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का 8 और ये प्लस का 4 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 10⁻⁻4। ये हमारे पास आ गया न्यूटन में वैल्यू। क्या आ गया, टेंशन आ गया हमारे पास 8√2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ये आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे नीट के क्वेश्चन में 2016 में। पहला पूछा गया था कि एंगल बताइए और साथ ही साथ कितना टेंशन जनरेट होगा वो फाइंड आउट करिए। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सेम वही मैंने किया जो पहले इक्वेशन ड्राइव किया हुआ है, कुछ नया मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो इसके बाद में अब देखो, ये तो हमने 2016 में क्वेश्चन आया था वो सॉल्व किया भी। अभी एक क्वेश्चन और आया है, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। क्या है बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन हो गया। अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका आया है जेईई में, आया है 2018 में आया है, और इसी कॉन्सेप्ट से आया, इसी टॉपिक से आया हुआ है। देखते हैं। देखो 2020 में, सॉरी 2018 में कहाँ पे आया है, जेईई में आया है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आया है, देखो एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है ये, और इसका मास सपोज मान लेते हैं m है, सपोज इसका मास m है, और इसकी लेंथ स्ट्रिंग की कितनी है, l है। तब इसका जो टाइम पीरियड है, क्या टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का अब तो याद होगा ही होगा, सिंपल है, बहुत जगह पे पढ़ा होगा, फाउंडेशन में 10th में 11th में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। तो यहाँ पे t पाई इज इक्वल टू √L/में g। तो टाइम पीरियड होता है, होगा कि नहीं होगा इस पेंडुलम का, ठीक। अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इस पेंडुलम को, अगर इस पेंडुलम को हमने ऐसे बना लिया है और इस पेंडुलम को हमने ऐसे बना लिया है, सेम यही पेंडुलम है, हमने ऐसे यहाँ पे बना लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, L है। अब क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक इनफाइनाइटली कंडक्टिंग रॉड है, एक इनफिनिटली कंडक्टिंग रॉड है, इनफिनिटली कंडक्टिंग रॉड, जो कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज, जिसकी डेंसिटी कितनी है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है ये, जिसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, सिग्मा। यूनिफॉर्म चार्ज कह रहा है तो हम यूनिफॉर्म चार्ज बना लेते हैं कि एक समान हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब जाहिर सी बात है, पता है कि ये हमारा यूनिफॉर्म चार्ज क्यू से मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे सिग्मा दिया है तो जाहिर सी बात है प्लस चार्ज होगा, ठीक है। माइनस तो दिया नहीं, प्लस दिया है तो प्लस चार्ज होगा इसमें। तो प्लस चार्ज से क्या निकलता है बेटा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है या नहीं निकलती है, क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगे, क्या इस डायरेक्शन में निकलेंगे, बताइए, क्या इस रॉड से इस डायरेक्शन में निकलेंगे, नहीं, परपेंडिकुलर निकलती है। किस डायरेक्शन में निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है,
ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। अब इस पे क्या करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा। तो जब फोर्स लगाएगा तो ये जो पेंडुलम है ऊपर की तरफ या हल्का सा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो पेंडुलम है हमारा कैसा शिफ्ट हो गया है इस वक्त। जब फोर्स लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगने की वजह से शिफ्ट होके कैसा हो गया हमारे पास, ये हो गया, इस पोजीशन पे आ गया है। आएगा नहीं आएगा, इस पोजीशन पे आ गया है। तो अब एक चीज देखो, अगर इसका मास कितना है, m है, तो वेट किधर वर्क करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। या फिर हम अभी वेट की बात ना करें, ग्रेविटी की ही बात कर लें, तो देखो यहाँ पे इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही होगी g ना, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा इसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, सपोज हमने कहा कि ऊपर की देखो ये क्या है, g क्या है, एक एक्सेलरेशन है या नहीं है, ये क्या है, एक एक्सेलरेशन है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। हम मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है, सपोज मान लेते हैं Fe लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटी क्या है, एक एक्सेलरेशन है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में भी क्या लगेगा, एक एक्सेलरेशन है, दोनों ही एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे इफेक्टिव देखो, अब देखो एक चीज समझो, पहली बात तो ये समझो कि जब ये हमारे पास एक पेंडुलम है और जब इसको ऐसे रखा गया किसी इनफाइनली चार्ज रॉड के ऊपर, ठीक, इसके हॉरिजॉन्टल में क्या किया गया है, हॉरिजॉन्टल में इस पेंडुलम के हॉरिजॉन्टल में एक रखा गया है यूनिफॉर्म चार्ज्ड रॉड, ठीक है। अब तब क्या होगा, तब पूछा गया है कि इस पेंडुलम में, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए। तब इस पेंडुलम का क्या बताइए, टाइम पीरियड बताइए। देखो टाइम पीरियड यहाँ पे हमने अगर बात करें, यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं किया गया कुछ भी, तो सिंपल सी बात है, टाइम क्या आएगा, फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2π√L/g। पर वहीं पे अगर उसके नीचे एक प्लेट अप्लाई कर दिया जाए, यूनिफॉर्म जो चार्ज है, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें वो निकालना है। तो हम सपोज मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड इस वाले का होगा, न्यू वाले का होगा, क्या होगा, 2π और √L। देखो लेंथ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, स्ट्रिंग की जो लेंथ पहले है वही रहेगी। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो लेंथ क्या रहेगा, लेंथ क्या छोटी हो जाएगी, लेंथ रिड्यूस होगी, नहीं होगी, लेंथ तो वही रहेगी। और ग्रेविटी की बात करें यहाँ पे g, तो g क्या होगा, इफ इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा। देखो ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, जिसे हम नाम दे देते हैं इफेक्टिव, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी। क्या देते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी दे देते हैं। अब यहां पे जी इफेक्टिव क्या होगा भाई, सबसे पहले जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। काम करते हैं, इसको अभी नहीं राइट करेंगे, इसको राइट करने से पहले हम जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। जी इफेक्टिव, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है तो जी राइट कर लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये राइट कर लिया, ये वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला एक चीज पता है, क्या पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma पता है या नहीं पता है। छोटी छोटी चीजें तो नहीं बतानी चाहिए, बतानी पड़नी चाहिए, पता होगा यार, ठीक है। आप लोग पता है, इतना आप लोग समझदार हैं, ऐसे थोड़ा आ गए इतनी 12th क्लास में, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F1 में m आएगा, आएगा नहीं आएगा, जाएगा। अब ठीक, ये आ जाएगा
और इसका नाम दे देते हैं ई सपोज। अब एफ की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू ई, जो कि हमने पढ़ रखा हुआ है, और यहाँ पे एम आ गया। तो देखो यहाँ से तो जहाँ पे एक्सेलरेशन है उसकी जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, ये राइट कर सकते हैं। और जी इफेक्टिव क्या है हमारे पास, ये है। तो जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है कंप्लीट कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एल और ये हो जाएगा हमारे पास जी माइनस का ए ई, ठीक है ना। जी इफेक्टिव बराबर किसके हैं, यहाँ पे राइट किया ना, जी इफेक्टिव किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, राइट कर दिया हमने। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो वो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम में, और यहाँ से एम अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा। एफ की वैल्यू हमें पता है, कहाँ निकालना सिखाया था आपको, क्या निकालना सिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास ना, ये राइट करना सिखाया, सॉरी चार्ज, ये फाइंड आउट करना सिखाया था मैंने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ई, और यहाँ पे क्यू ई आ जाएगा। तो एफ की जगह पे क्यू ई राइट कर लेंगे ना, तो राइट वहीं से तो आ गया ये यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे रख दो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं भाई यहाँ पे, तो टी न्यू और 2 पाई। तो जब यहाँ पे राइट करेंगे तो ये एल और ये अपॉन में जी, और यहाँ पे क्या है क्यू ई अपॉन में एम, ये आ गया हमारे पास। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, न्यू टाइम पीरियड, जब हम उसके हॉरिजॉन्टल में इन्फिनिटली पेंडुलम के हॉरिजॉन्टल में एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज रॉड रखते हैं, ठीक है, तब ये आएगा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, तो हमें कहीं ना कहीं इसी के टर्म्स में राइट करना होगा ना। तो इसी के टर्म्स में राइट करना होगा, तो हमें पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्यू सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जगह पे हम ये राइट कर सकते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे राइट। देखो जहाँ पे E दिया हुआ है उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, किससे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से। रिप्लेस करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई रूट, अरे क्या बोला है, स्पेस कम होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो 2 पाई रूट एल अपॉन में जी, और यहाँ पे क्यू, और सिग्मा की जगह पे क्या बताया मैंने, सॉरी ई की जगह पे हमने क्या बताया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एम एप्सिलॉन नॉट, ये तो जो नया हमारा आया है टाइम पीरियड वो ये आया है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन वहां पे यही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है आपका 1/2 पाई रूट एल अपॉन जी दिया है। बी ऑप्शन दिया था वहां पे 2 पाई रूट एल जी माइनस एम एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्यू सिग्मा, ये दिया था। ऐसे जो सी जो दिया था वहाँ सी क्या क्वेश्चन दिया था, सी एग्जैक्ट यही दिया है, सी जो ऑप्शन में दिया है वो एग्जैक्ट यही दिया है, क्यू सिग्मा अपॉन में एम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही सेम दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 पाई टी, और यहाँ पे जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिग्मा और क्यू, यहाँ पे आपका एम एप्सिलॉन नॉट, और डी ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज। तो अब आपको समझ में आया कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर करेक्ट है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जो ऐसी कंडीशन
क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे होगा एल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये होगा। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिंपल ही पूछा जाता है, कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम, वैसे तो अभी क्वेश्चन और भी हैं जो एक जे एडवांस में पूछा गया हुआ है, वो भी, पर अभी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं वो भी एक क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से बस यहीं तक अभी हम रखते हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको टॉपिक पे समझाया है। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो हम 2 बार 3 बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हमें सिर्फ लर्न नहीं करना है, हमें उसको ऐसे याद रखना है जैसे हम उसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, हमेशा के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ठीक है, हर नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आता रहता है, जैसे मैंने बताया 2014, फिर 16, फिर 18, फिर 20। अभी यहाँ पे मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया, 18 बताया, अभी 2020 में आया हुआ है, वो जे एडवांस में आया हुआ है। बहुत टफ नहीं, सिंपल इसी बेसिस पे है। ठीक है, तो आई होप आपको आज ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मैंने क्लास में जो बताया। थैंक यू सो मच।